मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 21 जून 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो B.Ed फर्स्ट ईयर BD 105 वार्षिक एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का यूनिट 4 अध्ययन विषयों की सिफारिशें का प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, आप लोग ध्यान रखना जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं वहाँ पर B.Ed सेकंड सेमेस्टर में यह पेपर 202 है और आगरा यूनिवर्सिटी में BD 105 है B.Ed फर्स्ट ईयर में। तो क्लियर हो गया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह में यह पेपर B.Ed सेकंड सेमेस्टर में है BD 202 के नाम से, और आगरा यूनिवर्सिटी में B.Ed फर्स्ट ईयर में है BD 105 के नाम से। आगरा यूनिवर्सिटी में पेपर जो है 80 अंक का है और 40 अंक का है, और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है वहाँ पर ये 80 अंक का है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह में 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा, समय 1.5 घंटे रहेगा। और आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा, समय 1.5 घंटे रहेगा। क्लियर हो गया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह में यहाँ 80 अंक का है और आगरा यूनिवर्सिटी में 40 अंक का है। इसका यूनिट 4 अध्ययन विषयों की सिफारिशें, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसका पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? A 5+3+4+3, B 5+3+3+4, C 5+4+3+4, D इनमें से कोई नहीं। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका B 5+3+3+4। ध्यान रखना यहाँ 5 का मतलब होता है नर्सरी 1 2 3 और जो कक्षा हो जाएगा 1 2, ठीक है। 5 का मतलब हो गया कक्षा 1 2, ठीक है, 2 कक्षा हो गया। और ये 3 का मतलब हो जाता है, फिर 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 5, फिर इस 3 को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 8, और इस 4 को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 12। तो इस तरह से 5+3+3+4 का मतलब हो गया 10+2 अर्थात 12, ठीक है। जो शुरू का 5 है ये, इसमें 3 वर्ष जो है नर्सरी है, 2 वर्ष कक्षा 1 2 है। तो ये पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, IAS PCS से किसी कंपटीशन एग्जाम में भी, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा B 5+3+3+4। अगला प्रश्न है, पेस सेटिंग स्कूल का परिवर्तित रूप A कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, B आश्रम विद्यालय में, C नवोदय विद्यालय में, D मॉडल विद्यालय में। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, पेस सेटिंग स्कूल का परिवर्तित रूप है C नवोदय विद्यालय में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष A अशोक गांगुली, B CM पित्रोदा, C दीपक नैयर, D अमिताभ भट्ट। यहाँ मट्टू रहेगा शायद। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष, इसका सही जवाब हो जाएगा B CM पित्रोदा। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछा जाता है, किस आयोग ने सुझाव दिया कि गणित को कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य विषय बना दिया जाए? A मुदालियर आयोग, B राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, C नरेंद्र देव समिति, D कोठारी आयोग। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा D कोठारी आयोग। हालांकि मॉडल पेपर में देखोगे तो B दिया है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा D कोठारी आयोग। इसने जो कोठारी आयोग था, इसने शिक्षा के पुनर्गठन को 10+2+3 के रूप में, 3 के एक समान स्वरूप में बदलने का सुझाव दिया। समान शिक्षा के एक भाग के रूप में कक्षा 1 से 10 तक छात्रों के लिए गणित को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए, उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है,
किस आयोग ने संपूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा के लिए कोर पाठ्यक्रम का सुझाव दिया? ए राधाकृष्णन आयोग, बी कोठारी आयोग, सी पटेल आयोग, डी मुदालियर आयोग। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी मुदालियर आयोग। भारत सरकार 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा जाता है। आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने एवं मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की। सेकेंडरी शिक्षा को इसको 2 भाग होना चाहिए उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है? ए समस्या, बी परिणाम, सी विधि, डी परिकल्पना। सही जवाब हो जाएगा इसका बी परिकल्पना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? ए वर्मा समिति, बी हंसा मेहता समिति, सी राममूर्ति समिति 1990, डी यशपाल। सही जवाब हो जाएगा सी राममूर्ति समिति 1990। अगला प्रश्न है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? सही जवाब हो जाएगा इसका डी 2000 तक। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र दिया गया था। ए एनईपी 1968, बी एनईपी 1986, सी एनईपी 1992, डी एनईपी 1990। हाँ, यहाँ पर 92 जो संशोधित हुआ था। सही जवाब हो जाएगा इसका बी एनईपी 1986। ध्यान रखना, यहाँ पर कोठारी आयोग भी अगर रहेगा तो फिर कोठारी आयोग सही हो जाएगा, ठीक है, क्यों सबसे पहले उन्होंने कहा था, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी कहा था। तो अगर कोठारी आयोग रहे, कोठारी आयोग सही होगा, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महान लक्ष्य था? ए 1986, बी 1992, सी 1968, डी 1990। सही जवाब हो जाएगा ए 1986। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया? सही जवाब हो जाएगा इसका बी 2। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, यहाँ प्रैक्टिस है, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है वहाँ पर बीएड सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है, उसमें BD 202 के नाम से है। और जो आगरा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर BD 105 के नाम से है और बीएड फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा, 80 अंक का यह पेपर है, 40 अंक का यह पेपर है। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा और 80 अंक का यह पेपर है। तो जो भी पेपर 80 अंक का, वहाँ पर एक प्रश्न जो है 1.6 अंक का हो जाएगा, जहाँ पर 40 अंक का वहाँ पर उसका आधा 0.8 अंक का हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब प्रेषित की अर्थात सौंपी? ए 29 अगस्त 1955, बी 29 अगस्त 1956, सी 29 अगस्त 1957, डी 29 अगस्त 1953। सही जवाब हो जाएगा डी 29 अगस्त 1953। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने कार्य दिवस निर्धारित किए? ए 245, बी 230, सी 200, डी 220 कार्य दिवस। सही जवाब हो जाएगा सी 200 कार्य दिवस। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया? ए 7, बी 8, सी 6, डी 4। सही जवाब हो जाएगा ए 7। प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया। ए कोठारी आयोग ने, बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, यहाँ पर विश्वविद्यालय रहेगा, सी मुदालियर आयोग ने, डी एनईपी 1986। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, सी मुदालियर आयोग ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान RMA से किस वर्ष शुरू किया गया था? सही जवाब हो जाएगा इसका बी 2011। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ताराचंद समिति ने सिफारिश प्रदान की। ए छात्र शांत, बी धार्मिक और नैतिक शिक्षा, सी व्यवसायिक शिक्षा, डी माध्यमिक शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा डी माध्यमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है,
उद्देश्यों का किस रूप में सार्थक होना आवश्यक है ताकि अधिगम प्रभावी हो सके। ए अध्येताओं को आवश्यकता तथा प्रयोजन। बी पाठचर्यात्मक उद्देश्य। सी विद्यालय के मानदंड। डी अंतर्निहित बौद्धिक विचार। सही जवाब हो जाएगा बी पाठचर्यात्मक उद्देश्य। अगला प्रश्न है, किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट विधि प्रतिफल है। ए केवल प्रयोजनवाद। बी प्रयोजनवाद और यथार्थवाद। सी केवल यथार्थवाद। डी यथार्थवाद और आदर्शवाद। सही जवाब हो जाएगा ए केवल प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी बच्चों को 14 वर्ष के आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। हालांकि 6 से 14 वर्ष है, लेकिन 6 से 14 वर्ष यहाँ पर दिया नहीं गया है। यहाँ पर क्या दे दिया है, मौलिक अधिकार। यहाँ भी मौलिक अधिकार, ठीक है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा, बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक, इसका मतलब 6 से 14 वर्ष ही रहेगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर। 6 वर्ष इसलिए देता है क्योंकि उसके पहले बच्चों को माना जाता है कि पढ़ने नहीं जाते। 6 वर्ष तक ही, मतलब 5-6 साल हो जाता है तब पढ़ने जाते हैं। अगला ध्यान रखना, संविधान के अनुच्छेद 21A देश के 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। दिसंबर 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत शैक्षिक विस्तार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अध्यापक द्वारा, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग, अध्यापक द्वारा श्रव्यदृश्य साधनों को अध्यापन के लिए प्रयुक्त अन्य युक्तियों का संपूरक के रूप में समझना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर नामक प्रतिवेदन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ए कोठारी आयोग प्रतिवेदन। बी आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन। सी यशपाल समिति प्रतिवेदन। डी जनार्दन समिति प्रतिवेदन। सही जवाब हो जाएगा बी आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन। अगला प्रश्न है, यदि विद्यार्थी का समूह आपकी कक्षा से प्रायः अनुपस्थित रहता है तो आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। सही जवाब हो जाएगा सी क्रियात्मक शोध करेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सेक्शन ABC विद्यार्थियों की घटती हुई योग्यता के आधार पर बनाए गए हैं। तीव्र, सामान्य तथा कमजोर, इसमें आप किस सेक्शन को पढ़ाना चाहेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी कमजोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NCERT का नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। 3 हैं, एक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, सही जवाब हो जाएगा बी विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षाओं का संचालन करना। ये जो है NCERT का काम नहीं है, ठीक है। कौन सा काम NCERT का नहीं है, तो विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षाओं का संचालन करना, ये जो है नहीं है। विद्यालयों के पाठ पुस्तक लिखना, विद्यालय शिक्षा में होने वाले शोध कार्य को स्वीकार, शिक्षा नीतियों पर सरकार को सलाह देना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और बी जो है नहीं है। यदि आप लोग एमएड करते हैं तो ये जो NCERT वगैरह है, यहाँ पर आप जॉब पा सकते हैं। एमएड करने के फायदे जो मैंने बताया है 14, उसमें जाकर देखेंगे 12 है, तो उसमें देखेंगे तो ये सारा मैंने बता चुका हूँ। आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। जो लोग एमएड करना चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं, तो एक बार आप लोग देखिए, हो सकता है आपकी इच्छा हो जाए एमएड करने की। BEd BTC के आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं एमएड करने से। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी 11 नवंबर। अगला ध्यान रखना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय अध्यापक को। सही जवाब हो जाएगा इसका डी बीच का, अर्थात ना अधिक कठोर ना अधिक नरम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह। सही जवाब हो जाएगा बी विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता या करती हो। अगला प्रश्न है, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैया अर्थात नजरिए का अर्थ है
सही जवाब हो जाएगा इसका बी, सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षक को विषय की समझ। शिक्षक के मुख्य उद्देश्य छात्रों में सोचने की शक्ति विकसित करना होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट को ध्यान रखना, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफी मांगने के लिए कहेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को सही जवाब हो जाएगा सी, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं। बी, विद्यार्थी अच्छे और बुरे में अंतर कर पाने में असक्षम होते हैं। सी, विद्यार्थी अधीर और संवेदनशील होते हैं। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता? सही जवाब हो जाएगा डी, कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है। वह किस प्रक्रिया चरण अवयव को दर्शाती है? सही जवाब हो जाएगा डी, श्वानिकी बोध। श्वानिकी या स्वर्ण विज्ञान जो है, फोनेटिक्स, भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। या बोली जाने वाली ध्वनियों की भौतिक गुण, उसके शारीरिक उत्पादन, श्रवण ग्रहण तथा तंत्र की शारीरिक बोध की प्रक्रियाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या उपागमों में से किस उपागम में विद्यार्थी को अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है? सही जवाब हो जाएगा सी, क्रिया केंद्रित उपागम। अगला प्रश्न है, लेक्चर विधि का फायदा कौन सा नहीं है? 3 है, 1 नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, यह विद्यार्थियों में सामाजिक सशक्ति को प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न है, समूह अध्यापन विधि का फायदा कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, यह विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करती है। ये गलत है, अर्थात ये नहीं है। अगला प्रश्न है, समूह परिचर्चा विधि का लाभ कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, यह विद्यार्थी की वैचारिक भिन्नताओं को बराबर करती है। ये नहीं है, बाकी सारी हैं। अगला प्रश्न है, वित्त अध्ययन विधि का लाभ कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, यह विद्यार्थियों में लिंग संवेदिता को प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय है? ए, विषय की सूक्ष्म अवधारणाओं को समझना। बी, सूक्ष्म स्तर का अध्यापन करना। सी, अवधारणाओं तथा सिद्धांतों का विस्तृत विवरण देना। डी, विभिन्न अध्यापन कौशल का पृथक रूप में अभ्यास करना। सही जवाब हो जाएगा बी, सूक्ष्म स्तर पर अध्यापन करना। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी? सही जवाब हो जाएगा डी, जब पाठ सामग्री का पूर्ण रूप में प्रतिपादन करना हो। अगला प्रश्न है, इस समय हमें ऐसे व्यक्तियों का वर्ग बनाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए जो रक्त और रंग में भारतीय हो परंतु रुचि, मत, सदाचार और बुद्धि में अंग्रेज हो। या निम्नलिखित में से किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, लॉर्ड मैकाले। जीएस का क्वेश्चन है, आईएसपीसी से बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है,
यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम है। ए, अध्यापक शिक्षा में ICT। बी, नैतिक मूल्यों द्वारा शिक्षा प्राप्ति। सी, प्रसारण द्वारा शिक्षा प्राप्ति। डी, भार मुक्त शिक्षा प्राप्ति। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, भार मुक्त शिक्षा प्राप्ति। ये जो है यशपाल समिति की रिपोर्ट का नाम है। यशपाल समिति की रिपोर्ट में बिना बोझ के सीखना नोट करता है कि बच्चों और उनके परिवार का अध्ययन बोझ तनाव एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है। ये सब कम करने के लिए उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, जब अध्यापक दो विद्यार्थियों की नोटबुक में आकर्षक उदाहरणों को देखकर उनकी प्रशंसा करता है तो अन्य विद्यार्थी भी स्वउदाहरण गणित नोटबुक बनाने पर ध्यान देने लगते हैं। यह उदाहरण है किसका? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सीख, किसी भी उपलब्धि से प्रभावित होने पर पुनर्बलन का। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी की आपत्तिजनक व्यवहार को रूपांतरित करने के लिए अत्यधिक प्रभावकारी विधि है। सही जवाब हो जाएगा सी, उसके आपत्तिजनक व्यवहार के कारणों को मालूम करना और इलाज कराना। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति का मुख्य प्रयोजन है। ए, सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना। बी, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना। सी, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना। सी, शिक्षा व्यवस्था का आध्यात्मिकरण करना। सही जवाब हो जाएगा सी, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना। अगला प्रश्न है, अन्वेषण उपागम किस पर आधारित है? ए, रटन, कंठस्थकरण। बी, गृहकार्य। सी, पूछताछ करना। डी, सुख प्राप्ति। तो अन्वेषण उपागम किस पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा सी, पूछताछ करना। अगला प्रश्न है, परिचर्चा किसका प्रकार है? ए, खोज विधि। बी, लेक्चर विधि। सी, प्रदर्शन विधि। डी, विचार विमर्श विधि। सही जवाब हो जाएगा 48 का, परिचर्चा किसका प्रकार है? तो डी, विचार विमर्श विधि। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान शैक्षिक प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ... है। ए, समावेशी शिक्षा। बी, शारीरिक दंड। सी, शिक्षा में समानता। डी, वैश्विक तापमान। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा में समानता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे के अनुसार ... की चिंता को दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देने की आवश्यकता है। सही जवाब हो जाएगा सी, इन पाठ्यक्रमों की सामाजिक स्वीकार्यता। अगला प्रश्न है, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी विषय पर ... का एक उभरता विषय है। ए, ई लर्निंग। बी, ऑनलाइन अधिगम। सी, दूरस्थ शिक्षण। डी, होम ट्यूशन। सही जवाब हो जाएगा सी, दूरस्थ शिक्षण। अगला प्रश्न है, छात्रों को ... पढ़ाने पर वे अपने आसपास के पर्यावरण को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। एक कक्षा में, प्रयोगशाला में। सी, समुद्र किनारे। डी, कक्षा के बाहर। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, कक्षा के बाहर। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ... की आयु के बीच के बच्चों पर लागू होती है। ए, 6 से 14। बी, 14 से 35। सी, 6 से 18। डी, 0 से 6। सही जवाब हो जाएगा ए, 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2016 के मसौदे में शिक्षकों के लिए स्वशिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ए, बाल अधिकार। बी, लिंग संवेदनशीलता। सी, निष्पक्ष और समानता। डी, लड़कियों की शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा ए, बाल अधिकार। अगला प्रश्न है, 1986-87 में किए गए राष्ट्रीय नमूने सर्वेक्षण के अनुसार ... कभी भी छात्र के रूप में स्कूलों में दाखिला नहीं लेते क्योंकि उनकी मूल प्राथमिकता घर के कामकाज करना होती है। ए, शहरी और ग्रामीण पुरुष और महिलाएं। बी, केवल शहरी पुरुष। सी, केवल शहरी पुरुष और महिलाएं। डी, केवल ग्रामीण महिलाएं।
सही जवाब हो जाएगा ए, शहरी और ग्रामीण पुरुष और महिलाएं। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट अनुशंसा करता है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे यूजीसी, एनसीईआरटी, एनआईईपीए, एआईसीटी आदि को मजबूत किया जाएगा ताकि वे शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली को आकार दे सकें। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, डाइट की स्थापना किसकी सिफारिशों का परिणाम थी? ए, शिक्षा आयोग 1966, बी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, सी, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। सही जवाब हो जाएगा डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसमें उसको प्रस्तावित करने की योजना भी बनाई गई को कब प्रकाशित किया गया? ए, सन 1972, बी, सन 1986, सी, सन 1992, डी, सन 1990। सही जवाब हो जाएगा बी, सन 1986 में। अगला प्रश्न है, हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड सेकंड सेमेस्टर का यह पेपर है और आगरा यूनिवर्सिटी में BD 105 बीएड फर्स्ट ईयर का है। प्रश्न है, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए, राजीव गांधी, बी, इंदिरा गांधी, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, सोनिया गांधी। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, राजीव गांधी जी, क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी जी की देहांत हो गया था। शिक्षा के पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 इंदिरा गांधी जी थी, दूसरी जो है राजीव गांधी जी थे, और तीसरी जो 1920 में है ये नरेंद्र मोदी जी हैं। पूछ सकता है नया वाला, पहले पूछा गया है तो। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई? ए, 1987 में, बी, 1986 में, सी, 1992 में, डी, 1912 में। सही जवाब हो जाएगा ए, 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी PE 1986 के तहत 1987-88 में शुरू की गई एक शैक्षिक योजना है। दूसरा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के प्राथमिक विद्यालयों में मानव और भौतिक संसाधन उपलब्धता को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात कही गई थी? ए, अध्यापक शिक्षा, बी, कंप्यूटर शिक्षा, सी, तकनीकी शिक्षा, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, कंप्यूटर शिक्षा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान है? ए, मुक्त विश्वविद्यालय, बी, नवोदय विद्यालय, सी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट में 62 प्रश्न ही था। कुछ प्रश्न है, आप लोग इससे जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नहीं पता है तो बुक या गूगल करके दें, लेकिन जरूर दें, महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकता है। पहला प्रश्न है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? ए, शिक्षा और विकास, बी, शिक्षा और मूल्य, सी, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति, डी, शिक्षा और समाज। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? आप लोग जवाब जरूर दें। दूसरा है, सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए, अनुच्छेद 29, बी, अनुच्छेद 45, बी, सी, अनुच्छेद 14 व 15, डी, अनुच्छेद 46। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, योग अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए किस पाठ्यक्रम को जोड़ने का सुझाव मुदालियर कमीशन ने दिया? ए, BEd, बी, MAd, सी, DLEd, डी, NIOS। इस तीनों का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला ध्यान रखना, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट का फुल तो अभी नहीं करेंगे, जो हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे BD 203। ध्यान रखना आप लोग, ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह है, और आगरा यूनिवर्सिटी में कौन सा हो जाएगा? ये 107 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों लोग आप देख लीजिएगा। यूनिट हो शाम को हम लोग करेंगे यूनिट 7। ठीक है, यूनिट फर्स्ट उसका शुरू कर देंगे। तो आप लोग पढ़े रहें और टेस्ट जरूर दिया करें। आप लोग बुक मॉडल पेपर को बार बार पढ़ें जितना टाइम बचा हुआ है, और उस यूनिट को बार बार प्रैक्टिस सेट हल करें। किसी भी एग्जाम में, चाहे IAS PSS किसी भी एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने का एक ही साधन है, सिलेबस के अनुसार पढ़ो। एक ही तरीका जो सबसे बेस्ट है,
पाठ्यक्रम को देखो, बार बार पढ़ो उसी के अनुसार और टेस्ट हल करो। देखो अगर आप टेस्ट हल कर पा रहे हो, प्रश्न सही हो रहा है, तो इसका मतलब आपका ठीक है, तो आगे बढ़ जाओ। अगर नहीं हो पा रहा तो दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो। तो कोई भी यूनिट आप पढ़ते हैं तो बार टेस्ट जरूर दें। इससे क्या होगा, पता चलेगा कि आपका कितना तैयार है। ठीक है दोस्तों, हमारी रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त या जो भी हो, वीडियो को लाइक जरूर करें। या आगरा यूनिवर्सिटी BD 105 के लिए था, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में BD 202 है। तो हमारी रिक्वेस्ट है जो भी आपके परिचित में बच्चे हैं उन्हें आप शेयर करें, क्योंकि व्यू कमाता है तो आप लोग कहते हैं 2-2 प्रैक्टिस सेट कीजिए, तो थोड़ा तकलीफ होता है। ठीक है, निराशा होती है, तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़्यादा करें, ज़्यादातर व्यू आएगा तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 2 वीडियो 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। हमारा पेपर है इसलिए हम लोग उसमें थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे 2 प्रैक्टिस सेट, लेकिन जब व्यू आएगा तभी। तो इसलिए आप लोग वीडियो शेयर जरूर करें प्लीज़, और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।